तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिश किंग के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे मैट गार्ड जो होते हैं फिश किंग से कहते हैं तो आज के पास तुम ही यहाँ पर नए फिश किंग हो, क्योंकि तुम्हारा मास्टर फिश किंग मर चुका है तो उसकी जगह अब तुम्हें ही लेनी होगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी होगी। और मुझे लगता है कि अब ये वजन जो है, इस नाम का वजन तुम्हें उठाना पड़ेगा। तुम्हारा फिश किंग जो होता है उनका खड़ा होता है और उनके सामने घुटने टेकता है और उनसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ये टाइटल देने के लिए। फिर साथ ही वो उससे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि डिमोनिक फैक्शन आजकल क्या कर रही है। तो हमारा फिश किंग उन्हें बताता है कि वो लोग आसपास फैल चुके हैं। पहले उन लोगों ने यहाँ पर काफी सारे मार्शल मास्टर्स का शिकार किया, उनको मारकर उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया और अब सभी लोग यहाँ पर आसपास फैले हुए हैं ताकि वो छुप कर अटैक कर सके। तो मैट गार्ड कहता है कमीने कहीं के। अब जबकि यहाँ पर वो लोग 5 टॉम्स की ग्रेट बैटल में हार चुके थे तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह से घटियापने को यूज करते हुए दोबारा सामने आ जाएंगे। फिर साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम्हें वहां पर आसमान में वो अकेला एक तारा दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि वो एक तारा जो है वो हीवनली डीमन किंग है। मैं तुम्हें यहाँ पर हीवनली डीमन किंग के बारे में बताता हूँ। हीवनली डीमन स्टार मैंने उसे खुद नाम दिया है क्योंकि हीवनली डीमन भी ऐसा ही था, वो भी यहाँ पर अकेला था। यहाँ पर मैट गार्ड उसे बताते हैं कि मेरे पास यहाँ पर गार्ड का टाइटल इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। मेरे अलावा यहाँ पर 2 और गार्ड से हम 3 गार्ड्स ने मिलकर यहाँ पर हीवनली डीमन गार्ड के साथ फाइट की थी। वो भी यहाँ पर हमारी तरह ही स्ट्रॉन्गर था लेकिन वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला क्योंकि हम 3 गार्ड्स मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर अपने आप को हमारे सामने टिका पा रहा था। अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो वो डीमन गार्ड की अपनी पावर्स नहीं थी, बल्कि उसने यहाँ पर दूसरों को मारकर उनकी मार्शल आर्ट्स और उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया था। इसी वजह से वो इतनी देर तक हमारे सामने टिक पाया। उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा था। तो अगर देखा जाए तो हमारा सामना सिर्फ और सिर्फ एक हीवनली डीमन गार्ड के साथ नहीं था, बल्कि हमारा सामना उन सभी लोगों के साथ भी था जिन लोगों को मारकर उसने उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया था। हमें यहाँ पर उन सभी लोगों से फाइट करना पड़ी थी जिन लोगों की एनर्जीज को उसने एब्जॉर्ब किया था और वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस वक्त हमारे जैसे डीमन गार्ड्स मिलकर उसे फाइट कर रहे थे। तो मास्टर मैट गार्ड उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर जितना ज्यादा इस बारे में सोचता हूँ कि उसने कितने लोगों को मारा होगा उस पावर को हासिल करने के लिए, तो उतना ज्यादा मेरा दिल के ऊपर बोझ पड़ता है और मैं आसमान के ऊपर देखता रहता हूँ कि क्या वो सभी लोग जिन लोगों को उस हीवनली डीमन गार्ड ने मारा था वो सभी लोग आसमान के ऊपर तारे बन गए होंगे? क्या वो इस वक्त आसमान में इस वक्त चमक रहे हैं? क्या वो सभी लोग तारे बन गए हैं? और साथ ही वो कहता है क्या मैं भी यहाँ पर एक स्टार बन जाऊंगा मरने के बाद? तो मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता फिर मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोई स्टार नहीं बनना चाहता आसमान में चमकने वाला, बल्कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्काई बनना चाहता हूँ, एक ऐसा स्काई जो कि सारे के सारे स्टार्स को अपने अंदर समा लेगा। मैट गार्ड इसी के साथ ही फिश किंग को बताते हैं कि मुझे लगता है कि जिस मैट गार्ड को डिमोनिक फैक्शन जानती है उस ग्रेट बैटल के अंदर से वो मैट गार्ड एक ऐसा इंसान था जिसके बाल लंबे और गंदे थे, जिसकी दाढ़ी भी गंदी हुआ करती थी, जिसके कपड़े भी हर वक्त गंदे हुआ करते थे। उस वक्त में बिल्कुल एक भिखारी की तरह था। मुझे अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मेरे बीवी बच्चों के मरने के बाद मैंने कभी यहाँ पर अपने चेहरे को भी नहीं संवारा था, लेकिन अब देखो यहाँ पर इतने साल गुजरने के बाद कम से कम मुझे इतनी अकल तो आ गई है कि मैंने यहाँ पर अब अपने बालों को साफ सुथरा रखा है। मैं डेली यहाँ पर नहाता हूँ, मेरे कपड़े साफ सुथरे होते हैं और साथ ही मैंने शेव भी की हुई है। ये सब कुछ यहाँ पर मुझे तब रियलाइज हुआ। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मुझे मर जाना चाहिए था अपने बीवी बच्चों के साथ ही, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। मुझे लगा ही था कि डिमोनिक फैक्शन दोबारा कभी इस दुनिया में आएगी और उस वक्त मैं यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोगों के बीवी बच्चों को बचा सकता हूँ। तभी मैंने यहाँ पर यह फैसला किया कि मैं यहाँ पर इस सब दर्द को अपने अंदर संभालूंगा और हमेशा के लिए यहाँ पर रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक डिमोनिक फैक्शन का खात्मा करता रहूंगा। तो इसी के साथ ही वहां फिश किंग जो होता है मैट गार्ड की बातें समझने के बाद से कहता है कि मैट गार्ड मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है और इसी के लिए मैं यहाँ पर आप तक पहुंचा हूं। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, अपनी एज के हिसाब से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम्हारी एज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में कोई और स्ट्रॉन्गर भी होगा। फिर तुम बताओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो? क्या तुम मूजिन और सोहान की तरह ही स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो? तुम्हारा जो फिश किंग होता है उनसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मास्टर मूजिन और मास्टर सोहान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। तो मास्टर मूजिन और मास्टर सोहान वो भी यहाँ पर मैट गार्ड की तरह उनके पास भी गार्ड का टाइटल था। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो। पहले मुझे लगा था कि तुम एक समझदार लड़के हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लालची नौजवान लड़के हो जिसे यहाँ पर अपनी लिमिट्स के बारे में नहीं पता और वो बस यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनते जाना चाहता और बनते जाना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ
सिर्फ और एक स्टोरी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा फिश किंग कहता है क्या मतलब है एक स्टोरी की जरूरत पड़ती है। तो मैट गार्ड उसे कहता है कि हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है जो कि उसे स्ट्रांग बना सकती है। जैसे कि मेरे पास मेरी एक स्टोरी है, मेरी वाइफ और मेरे बीवी बच्चों को डिमोनिक फैक्शन के लोगों का मार डाला था, इसी वजह से मैं यहाँ पर स्ट्रांग बन गया। मैं अपनी वाइफ और अपनी बीवी बच्चों के लिए इतना स्ट्रॉन्गर बना हूँ। तो तुम्हारे पास भी यहाँ पर कोई स्टोरी होनी चाहिए और बाकी सभी लोगों के पास भी अपनी स्टोरी होती है। अगर डिमोनिक फैक्शन के लोगों को देखो तो मुझे लगता है कि उनके पास अपनी एक एक स्टोरी होगी। तुम्हारा जो फिश किंग होता है वो सोच रहा होता है कि डिमोनिक फैक्शन के जो बचे कुचे लोग हैं वो बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो उस ग्रेट बैटल में मर गए थे। इसका मतलब जैक उनकी ये स्टोरी है वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। तो हमारा चोन मैंग कहता है कि मास्टर मुजिन और मास्टर सोहान के पास भी स्टोरीज थी। तो वो कहते हैं हाँ उनके पास भी अपनी अपनी कहानी थी और तुम्हें अपनी कहानी जब मिल जाएगी उस वक्त तुम भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। यानी कि तुम अभी फिलहाल के लिए जिस स्टोरी को फॉलो कर रहे हो वही तुम्हारी स्टोरी है कि तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारा फिश किंग जो होता है उसे यहाँ पर उनकी बातों से काफी सारी एनलाइटमेंट मिलती है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए जरूर काम करेगा। आपने मुझे जो लेसन दिए मैं उन लेसन के ऊपर जरूर अमल करूंगा। इसके साथ ही मैट गार्ड उसे कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक नई स्टोरी क्रिएट कर दिया। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और मैं डिमोनिक फैक्शन का खात्मा चाहता हूं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ पर आगे बढ़े और दोनों यहाँ पर एक स्टोरी का हिस्सा बने। हम दोनों मिलकर यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन को खत्म करेंगे। साथ ही मैट गार्ड उसे कहता है कि उससे पहले हमें यहाँ पर इस जगह को पूरी तरह से क्लीन करना होगा, इन सभी डिमोनिक मास्टर्स की डेड बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो हमारा फिश किंग होता है उनसे कहता है कि इसमें तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है, हम लोग क्या यहाँ पर इनको जमीन के अंदर गाड़ दे। तो मास्टर से कहते हैं नहीं, जमीन के अंदर गाड़ने से कोई भी जानवर इनको निकाल सकता है और जानवर इनको निकालने के बाद जब इनके डिमोनिक एनर्जी वाली बॉडीज को खाएगा तो उसके बाद कोई भी इंसान जब उनका शिकार करके उनका मांस खाएगा तो वो भी यहाँ पर बिजर्क हो सकता है। इसी वजह से इसे ठिकाने लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैट गार्ड ऊपर की तरफ जंप कर जाते हैं और कहता है कि लड़के पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ और अगर तुम यहाँ पर इससे बचना चाहते हो तो फिर पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाए। तो हमारा फिश किंग जो था जब देखता है कि मास्टर वहां पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाले हैं तो बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर इस पूरे एरिया को एनाइलेट करना चाहते हैं। तो मैट गार्ड ऊपर जाने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहीं पर से एक छोटा सा एनर्जी बॉम्ब क्रिएट करते हैं और उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा देते हैं। तो एनर्जी बॉम्ब जो था जैसे वहां पर आकर ग्राउंड को हिट करता है एक बहुत ही बड़ा परमाणु बॉम्ब की तरह धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि नीचे का पूरा ग्राउंड ही उड़ जाता है। फिश किंग अपनी थंडर के साथ वहां पर उस अटैक को ब्लॉक करता है, अपने आप को बचाता है। तो मास्टर नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुमने यहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे से बचा लिया, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हमारा जो फिश किंग होता है उनसे कहता है लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ पर इस पूरे एरिया को तबाह कर दिया, इतने बड़े एरिया को तबाह करने की क्या जरूरत थी। तो मैट गार्ड उसे कहते हैं कि तुम समझ नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ पर इन डिमोनिक कमीने लोगों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। तो फिश किंग कहता है लेकिन आपने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर दिया। तो हमारे मैट गार्ड से कहता है बच्चे मैंने तो यहाँ पर अभी अपनी आधी पावर का भी यूज नहीं किया, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पावर का आधा हिस्सा भी नहीं था। तो हमारा फिश किंग कहता है लेकिन आपको यहाँ पर करने की जरूरत क्या थी, इस पूरे एरिया को ऑब्लिटरेट करने की जरूरत क्या थी, हम लोग बस यहाँ पर डेड बॉडीज को वैसे भी डिस्पोज कर सकते थे। तो मैट गार्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूल था इसी वजह से मैंने ये किया है। तो ये बात सुनने के बाद फिश किंग भी काफी हैरान होता है। फिर साथ ही मैट गार्ड उसे कहता है कि मुझे भूख लगी, चलो जल्दी से माउंटेन के ऊपर आ जाओ, जो सबसे लेट माउंटेन के ऊपर पहुंचेगा वो कुकिंग करेगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं कौन यहाँ पर पहले ऊपर पहुंचता है। तुम्हारा फिश किंग जो होता है उसके पीछे पीछे वहां पर चल पड़ता है और यहाँ पर हमारी एपिसोड 83 का एंड हो जाएगा।